हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बौद्ध युक्ति क्लासेज में स्वागत है। सृजन 2.0 के तहत हम लोग बीपीएससी मेंस पीवाईक्यू को देख रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 21 को। यह पहले भी पूछी जा चुकी इससे संबंधित प्रश्न और आने वाले समय में पूछी जा सकती है, क्योंकि जनवरी 2026 में इससे संबंधित अपडेट हुआ है। तो न्यायिक व्याख्या में हम इसे देखेंगे किस तरीके से विस्तार नीति के तहत आर्टिकल 21 एक मिनी संविधान के तौर पर सामने आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्या है। पहले पीवाईक्यू के संदर्भ में हम देख लेंगे कि पीवाईक्यू में यहाँ से मौलिक अधिकार से बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसे आप लोग को जरूर नज़र रखने की जरूरत है। हम लोग संपत्ति के अधिकार को लेकर यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रदत्त मौलिक अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, वर्णन कीजिए। किस प्रकार अनुच्छेद 21 न्यायिक व्याख्याओं को जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र को विस्तार किया। जो आज के क्लास का यही टॉपिक है, जिस पर हम लोग विस्तृत चर्चा कर लेंगे कि पहले मौलिक अधिकारों का वर्णन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आर्टिकल 21 न्यायिक व्याख्याओं के गलियारों में कैसे एक जो जीवंत अधिकार के तौर पर या जीवन के अधिकार के तौर पर यह देखने को मिला है और यह विस्तृत होता हुआ एक इस रूप में ले रहा है धीरे धीरे आर्टिकल 21 कि एक मिनी संविधान का स्तर लेकर अपने आप में संजोए हुए हैं। तो इस सारे पक्ष को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है 63 में, संविधान और संवैधानिकता के बीच अंतर क्या है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। तो आने वाले समय में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग थे, जब इसमें संशोधन हुआ था 69 बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद आप लोगों को मूल ढांचे से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। फिर अनुच्छेद 32 के बारे में भारत के संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहते हैं, व्याख्या कीजिए। 70 बीपीएससी में पूछी जा चुकी है। तो देखिए, इस टॉपिक से मौलिक अधिकार से आपको लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछा भी जाता है। तो आप जो आने वाले समय में आर्टिकल 21 से संबंधित अच्छे से करके जाने की जरूरत है। इधर कुछ हालिया वर्षों में विस्तृत चर्चाएं हुई, व्याख्याएं हुई। न्यायिक सक्रियता के स्तर पर, प्रशासनिक और विधायिका के स्तर पर जो कमियां रह गई, उसको कैसे यह पूरी कर रहा है, उस संदर्भ में दिशा निर्देश कैसे दे रहा है। और जबकि मैंने इसके क्लास जब आप लोगों को सृजन 2.0 के तहत और सीटीए के तहत कवर किया था आपको बैच में, तो आपको वहाँ विस्तृत मैंने बताया था कि हाँ आर्टिकल 21 क्यों विस्तृत हो रहा है। तो उस क्लास को जरूर जाके देख लीजिएगा, वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको होगा, जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं हम इस टॉपिक के प्रश्न पर कि हाँ आज हम लोग का जो प्रश्न है उसको हम एक बार अच्छे से देख लें। चलिए, तो प्रश्न है क्या जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है का वर्णन कीजिए। तो आपका इस प्रश्न में डिमांड 1 जो है, क्या है डिमांड 1 जिसे हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में, लिखने में और अपने उत्तर को और भी कंक्लूड करने में। तो डिमांड 1 है प्रश्न का मौलिक अधिकारों का वर्णन, अर्थात संक्षिप्त वर्णन की बात हो रही होगी। किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने, तो न्यायिक व्याख्या क्या रही है, ये डिमांड 2 आपका होगा। जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है, अर्थात न्यायिक व्याख्याओं ने कैसे इसके क्षेत्र विस्तार किए हैं, अर्थात क्षेत्र का विस्तार या विषय का विस्तार हम इसे कह दे, तो यह आपका डिमांड 3 है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान यह रखना है, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका वर्गीकरण करिए कि उसके डिमांड क्या है, मूल डिमांड क्या है, उसका संदर्भ क्या है, प्रकृति क्या है। आपको यह समझना और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर शैली क्या होना चाहिए, उत्तर शैली आपका कैसा होना चाहिए, कि उत्तर व्याख्या के तौर पर आप करिएगा या उत्तर संक्षिप्त जो विवरण है उसके आधार पर कीजिएगा, या तुलनात्मक रूप से करने का प्रयास कीजिएगा, तुलनात्मक रूप से। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार करने पूछ रहा है, कैसे विस्तार किया है। तो कैसे का मतलब है कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रश्न के नेचर को कैसे संदर्भ में कि हाँ ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, या कहाँ तक यह अपने आप को कहाँ तक व्याख्यात कर पा रहा है। 1 सेकेंड, चलिए, प्रश्न कहाँ तक व्याख्यात कर पा रहा है इसे समझने का प्रयास कीजिएगा।
एक्चुअली यह है कि जब प्रश्न हम आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं तो आप कैसे सिद्ध कीजिएगा कि न्यायिक व्याख्याओं में आर्टिकल 21 अपने मूल प्रकृति से अलग जाकर लोगों के, आम नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित कर रहा है। तो ढूंढने का प्रयास कीजिएगा कैसे वाले संदर्भ में। तो ध्यान रखना है डिमांड 1, डिमांड 2, डिमांड 3 जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया उसको ध्यान में रख के कैसे के स्वरूप में लिखिए गया या क्यों है, किस संदर्भ में है या किस हद तक है। तो अगर इस संदर्भ को जोड़ ली गई सीमा के प्रारूप के अंदर या सीमा के अंदर सारे प्रश्नों को, मान लीजिए सीमा बना लीजिए और सीमा के अंदर सारी चीज़ों को लिखने शुरू कर दीजिए तो आपका उत्तर बहुत ही कंक्लूड हो जाएगा और बेहतर होगा। नहीं तो इस तरीके से क्या होगा ना कि हाँ कि आप बहुत से डाटा फैक्ट आपके पास होंगे, बहुत से न्यायिक व्याख्याएं होंगी जिसको आप शामिल करना चाहते होंगे, पर किस न्यायिक व्याख्या को, ध्यान रखिएगा किन किन न्यायिक व्याख्याओं को आप क्या कीजिएगा, व्याख्याओं को शामिल करिएगा जिससे आपको अधिक अंक प्राप्त हो। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यह है कि किन किन व्याख्याओं को आप शामिल कीजिएगा कि इससे अधिक अंक प्राप्त हो। जो कॉपी में न दिखना चाहिए, आप लोगों को जो कॉपी चेक करेंगे रिव्यूअर, आपको उनको साफ दिख जाना चाहिए हाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण था संशोधन जिसके आधार पर इस आर्टिकल 21 को बहुत विस्तृत कर दिया अधिकारों को लेकर। तो वही पक्ष आपको जानना है। तो इसका प्रारूप आप समझिएगा, पहले भूमिका लिख लीजिएगा, मुख्य भाग में इसको 2 पार्ट में बांटिएगा। पहला कि जितने भी प्रदत्त मौलिक अधिकार है आप उसकी संक्षिप्त व्याख्या कर दीजिएगा, एक स्लाइड में ही कवर करने का प्रयास कीजिएगा, फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास करिएगा जिसके आधार पर चीज़ें स्पष्ट हो जाए। फिर इसके दूसरे भाग में आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार का विस्तृत चर्चा कर दीजिएगा। क्या विस्तृत चर्चा कैसे हुए, तो न्यायिक व्याख्या के संदर्भ में लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखनी है। तो यहाँ पर समझेंगे। अब देखिए यह प्रश्न अगर शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में चीज़ें और भी शॉर्ट लिखनी है, और विस्तृत आता है तो उसको विस्तृत व्याख्याओं के तौर पर हम देखेंगे। तो आपको मैंने यहाँ भूमिका की मैं बात कर रहा हूँ और निष्कर्ष हम लोग इस पर क्या कर रहे हैं, विशेष बल दे रहे हैं, क्योंकि जो कॉपियाँ मैंने विगत 70 वाली बीपीएससी जो हुई थी उसमें मेंस की कॉपियाँ जो आई थी उसमें सबसे कमी मुझे यह लगा कि बीच की पार्ट तो लगभग औसतन सब लिख ही देते हैं, पर भूमिका और निष्कर्ष में कहीं ना कहीं कमजोरियां हो जाती। कुछ शब्द ऐसे जरूर लिखे जाने चाहिए जिससे आप पूरे विषय संदर्भ को समझा पाए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं निष्कर्ष कम से कम 4 पॉइंट में निष्कर्ष और भूमिका लिख रहा हूँ। तो आपको यहाँ क्या करना, भूमिका से या तो कुछ कुछ बातें आपको कलेक्ट कर ले जो आप अपने उत्तर में शामिल कर ले। तो यहाँ पर ध्यान रखिए भूमिका के संदर्भ में बात करेंगे, इसी तरह निष्कर्ष भी 2, 3, 4 पॉइंट में आपको शामिल है, तो यह जरूर ध्यान आप लोग रखिएगा। तो चलिए भूमिका पर आते हैं। तो सबसे पहले आपको तो चर्चा करना है भाग 3 क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा को स्थापित करता है ऐसे मौलिक अधिकार के रूप में जहाँ पर संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। आप लगातार सुनते होंगे कि पढ़ते भी होंगे आर्टिकल 32 के संदर्भ में संवैधानिक सुरक्षा हमें देता है रीट के माध्यम से, हृदय हम आत्मा उसको कहते हैं। 70 में यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो संवैधानिक सुरक्षा जो सुनिश्चित करता है किसका, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का, यह हमारा प्रस्तावना में इससे संबंधित चर्चा है। तो यह किस रूप से यह स्थापित हो पाया इसके बारे में कुछ बातों को लिख देना है। यह क्या करता है, केवल राज्य की निरंकुशता पर नियंत्रण नहीं करता लगातार, बल्कि लोकतांत्रिक शासन की एक आधारशिला भी प्रस्तुत करता है या आधारशिला रख देता है। यह संदर्भ जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर शॉर्ट में हो तो इसे और भी क्रिप्स कर लीजिएगा, लॉन्ग में हो तो विस्तृत लिखने का प्रयास कीजिए। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, अनुच्छेद 32 के स्पष्ट तौर पर यह बात कर दी, अगर मौलिक अधिकार भारतीय संवैधानिक दर्शन के केंद्र में स्थित है, अगर हमको इसको समझना तो आर्टिकल 32 को समझने की जरूरत है। तो आप यहाँ पर संविधान की आत्मा जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर विशेषता अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें शामिल है, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से व्यापक अर्थ ग्रहण कर लिया है। अगर न्यायिक सक्रियता जैसा कॉन्सेप्ट हमारे न्यायिक व्यवस्थाओं में नहीं होता तो शायद आर्टिकल 21 जो वर्तमान में आप देख रहे हैं वो कभी हो ही नहीं पाता। जितना आर्टिकल 21 व्यक्ति से जुड़ पाया है, उसके अधिकारों को संरक्षा करने के लिए अपने कार्य गतिविधि किया है, वो नहीं हो पाता था। इसलिए न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रयोग जरूर करना है आपको। अब ध्यान रखिएगा, संकीर्ण व्याख्या, अगर प्रारंभिक संकीर्ण व्याख्या से आगे बढ़ते हैं जो आर्टिकल 21 के संदर्भ में था, जो संविधान में शुरुआती दौर में रहा, जब न्यायिक सक्रियता प्रयोग होने लगा न्यायालय के द्वारा, उससे हम आगे बढ़ के देखते हैं तो न्यायालय इसकी गरिमापूर्ण, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण जीवन के अधिकार के रूप में विकसित किया है कि आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार हम देते हैं जिसमें
तो वो कैसा होना चाहिए। मेनका गांधी के बाद केसवाद के बाद और भी विस्तृत हो गया, जहां पर गुणवत्तापूर्ण जीवन, गरिमापूर्ण जीवन, सुरक्षित जीवन की बात हो रही थी। तो यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग आप करिएगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसे क्रिस्प कर लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में से विस्तृत रूप से लिखिएगा। तो कम से कम न्यायिक सक्रियता की बात तो जरूर कीजिएगा, दूसरा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा की बात जरूर करिएगा, और डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की बात वहां लिखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, जब इस टॉपिक में आते हैं कि जब पहला पार्ट जिसका था कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 जो अधिकार दिए गए हैं, जिसमें मौलिक अधिकार हम जिसे कहते हैं 6 मौलिक अधिकारों की बात करता है। तो कुल मिलाकर आप बात करिएगा, जब हम इसके संदर्भ के गर्त में देखते हैं तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए शॉर्ट में आए तो केवल आप क्या करिएगा, केवल 14 समानता का अधिकार 14 से 18, अर्थात हेडिंग को लिख के निकल जाने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं रहेगा। अगर अतिरिक्त समय रहेगा तो आप इसका उल्लेख अनुच्छेदगत भी कर सकते हैं, कुछ अनुच्छेदों की चर्चा कर दी, जिसमें कुछ भी सारे 6 का आप वर्णन कर दीजिएगा अनुच्छेद, उसके बाद इसके अतिरिक्त कुछ अनुच्छेदगत ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के जीवन को और भी विस्तृत करता है, जिसमें आप लिख सकते हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन का अधिकार, जाति धर्म लिंग का अधिकार, फिर उसके बाद विधि के समक्ष समानता का अधिकार, वहां आर्टिकल 21 के बारे में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहां लिख सकते हैं बाल अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। तो जैसी आवश्यकता होगी, प्रश्न का डिमांड जैसा होगा, शॉर्ट में होगा तो शॉर्ट क्रिप्स करके निकलिएगा, नहीं तो लॉन्ग में विस्तृत रूप से लिखने की जरूरत है। और इसको सभी लोग आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको अच्छे से एक बार क्या कीजिए, फ्लो चार्ट डायग्राम बनाकर, और फ्लो चार्ट डायग्राम हमेशा याद रखिएगा, हर प्रश्न में अलग अलग बनाने का प्रयास कीजिएगा, हर प्रश्न में अलग अलग तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा से आपको अंक प्राप्त होंगे। एक ही फॉर्मेट पर सारी चीजों को शामिल नहीं कीजिएगा। अब है कि चलिए इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण जो इस प्रश्न का डिमांड है। अब ये कैसे सिद्ध करिएगा कि आर्टिकल 21 एक विस्तृत रूप ले रखा है, या व्यक्ति के जीवन को और भी क्या कर रहा है, संविधानवाद के परिप्रेक्ष्य में जोड़ रहा है, व्यक्ति को व्यक्ति के अधिकारों से जोड़ रहा है। यह पक्ष जब आप समझने का प्रयास कीजिए तो यहाँ पर ध्यान रखिए, प्रारंभिक संकीर्ण दृष्टिकोण जो AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का मामला था, जिसमें आर्टिकल 21 का सीमित अर्थ बताया गया था, जिसमें यह बोला था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ केवल वैधानिक प्रक्रिया माना गया, अर्थात जो संविधान में बात की गई है ना, हम उसी परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्योंकि ये संकीर्ण उस समय बातें हो रही थी, क्योंकि न्यायिक सक्रियता जैसे कॉन्सेप्ट, और ध्यान रखिएगा जब हम जनहित याचिका की बात करते हैं उस समय आई नहीं थी, इसलिए संकीर्ण दृष्टिकोण दिखता था कि हमें विधि के द्वारा स्थापित जो स्थितियां दी गई है संविधान के आधार पर, हम उसी के संदर्भ में निर्णय लेंगे आर्टिकल 21 का। तो जब उसके बाद उदार एवं व्यापक व्याख्याएं होने लगी, जैसे न्याय संगत उचित और युक्तिक प्रक्रिया, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद, आपको 1978, तो यह 1978 का जो समय था, यह जो केस था मेनका गांधीवाद, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन की बात कर रहा था, तो ध्यान रखिए यह क्या हुआ, एक माइलस्टोन के रूप में आया उभर कर कि व्यक्ति को समझना है या अधिकार को समझना है या मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 को समझना है, तो सबसे पहले किसी व्यक्ति के विकास के लिए उसका गरिमापूर्ण जीवन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद XYZ जो अधिकार है वो आप उस रूप में देने का प्रयास कीजिए जितना उसकी आवश्यकता है, पर सबसे पहले आपको व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन देने वाली स्थिति लानी होगी। जब 78 में यह स्थिति आ गई तो आर्टिकल 14, 19, 21 परस्पर संबंधित माना गया। तो याद रखिएगा मेनका गांधीवाद ने अनुच्छेदों को जोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के समूह के माध्यम से किसी व्यक्ति के गरिमाओं को बचाया जा सकता है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाया जा सकता है, किसी व्यक्ति के अधिकारों को और भी अधिकार उन्मुख बनाया जा सकता है। ये चीजें समझने का प्रयास कीजिए। तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया थी, जो आपको मद्रास राज्य वाला गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाला बात था, उससे इतर हटकर क्या बोला गया, को न्याय संगत उचित और तर्क संगत होना आवश्यक बताया गया। जो मेनका गांधी में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बहुत अच्छी बात है, संविधान के साथ हम रहेंगे, पर उसमें यह देखेंगे कि कितना तर्क संगत है, कितना न्यायोचित है, कितना आपको उचित प्रक्रिया है।
तो आपको ये समझना है, ये 3 शब्द जरूर जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। अनुच्छेद 21 का दायरा अत्यंत विस्तृत इस रूप में सामने आया और उसके बाद लगातार ऐसे रूप से आर्टिकल 21 इस रूप से विकसित हुआ कि आज वर्तमान या आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल की हम बात कर लेंगे ना, तो ये मिनी संविधान के तौर पर व्याख्यात होगा। इससे पहले आप लोग मिनी संविधान किसको बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन को, कि विस्तृत चर्चा वहां पर चर्चाएं हुई थी और बदलाव हुए थे। तो यह लगातार इस सूची में शामिल हो रहा है। अब ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विकसित अधिकार कौन कौन है, जो प्रश्न का मुख्य डिमांड क्षेत्र है। तो ध्यान रखिए, कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्याओं की चर्चा करनी है, जिसमें आपको ध्यान रखना है गर्मापूर्ण जीवन के अधिकार के लिए फ्रांसीसी कॉलोनी मुनिल प्रशासक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 1978, जीवन के अर्थ केवल जीवित रहना नहीं बल्कि गर्मापूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाद आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद आजीविका का अधिकार अल्गो टेवलिस्ट और अन्य बनाम बॉम्बे नगर निगम और अन्य 1985 का मामला था, जहां आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार से अभिन्न अंग जुड़ा हुआ। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को जीवन का अधिकार हम देंगे तो सबसे पहले उसको आजीविका का भी अधिकार देना होगा। तो आजीविका कैसे चयन करेगा, उसकी सीमा क्या होगी, उसकी इच्छा क्या होगी, उसको विस्तृत व्याख्याएं कैसे करनी है, ये आपको आजीविका के अधिकार ओल्गा टोलिस वाले वाद में दिया गया। फिर उसके बाद स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के जीवन का अधिकार दे दिया गया। अब क्या करें, अब तुमने गरिमापूर्ण जीवन की बात कर लिया, आजीविका की बात कर लिया ताकि वो विकास कर ले। अब ये 2 चीज उसके पास आ जाएगा, तीसरा क्या आना चाहिए, उसको स्वच्छ वातावरण होना चाहिए या स्वच्छ इकोसिस्टम डेवलप करना होगा, जिसके माध्यम से वो अपना गर्मापूर्ण जीवन स्वच्छता के आधार पर भी प्राप्त कर पाए और वो अपने आप को सर्वांगीण विकास की स्थिति में ला पाए। तो आपको याद रखना, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सुभाष कुमार बनाम जो बिहार राज्य 1991 का जो वाद था प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की, ये जोड़ा गया, जो और भी विस्तृत कर दिया 21 को कि हम केवल जो प्रशासन हमें दे रहा है ना, भौगोलिक रूप से रणनीतिक रूप से हमें जो दे रहा अधिकार वहां तक सीमित नहीं है, प्रकृति ने जो हमें दिया है उन अधिकारों के साथ मौलिक अधिकार को जोड़ने की आवश्यकता है। अब ध्यान रखिए, त्वरित न्याय का अधिकार दिया गया हुसैना आरा खातून बनाम बिहार राज्य आपको 1979 में। ध्यान रखिए, यह अधिकार इसलिए दिया गया कि शीघ्र न्याय मौलिक अधिकार में शामिल करना चाहिए। देखिए, जीवन हम बेहतर तभी जी पाएंगे या बेहतर इकोसिस्टम तभी डेवलप कर पाएंगे, हमें किसी प्रकार के मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है उसका उचित समय पर शीघ्र न्याय होनी चाहिए, तभी हम जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो इस बात का भी आप लोग चर्चा जरूर कीजिएगा। उसके बाद निजता का अधिकार न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मामला, जो निजता का मामला था, निजता का अधिकार था, अनुच्छेद 21 में शामिल करके घोषित कर दिया गया, जहां पर यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति केवल आंतरिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, बाह्य रूप से भी स्वतंत्र नहीं है, वो अपने अंतःकरण से भी स्वतंत्र है। यह समझने का प्रयास किए, निजता में कोई भी व्यक्ति विशेष संस्था इसमें क्या हो सकता है, ताक झांक नहीं कर सकता है। यह जो मामला था 2017 का, इसे जरूर याद रखिएगा। अब शिक्षा का अधिकार ध्यान रखिएगा, उन्नी कृष्णन JP बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 का मामला था, जहां शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा को जीवन का मूल अधिकार माना गया। और ध्यान रखिए, जिस आधार के बाद अनुच्छेद जो हमारा था 21A जोड़ा गया और उसके बाद संशोधन राज्य के नीति निदेशक में भी किए गए, मौलिक कर्तव्य में भी किए गए। ध्यान रखिएगा, इस परिप्रेक्ष्य में यह अधिकार देता है कि शिक्षा का जो प्रारंभिक किसी व्यक्ति विशेष का जीवन होगा वो शिक्षा सबसे पहले प्राप्त करेगा, इसलिए से आर्टिकल 21 में जीवन के लिए एक मौलिक रूप में समझा गया। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, गर्मापूर्ण मृत्यु तो केवल कॉमन कॉजेज बनाम भारत संघ 2018 का मामला था, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु लिविंग विल को वैध ठहराया गया। अर्थात वैध जो हमारा मृत्यु दंड होगा किस रूप से होगा, इंथेसिया का मामला था, उसमें इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो व्यक्ति किसी भी रूप में है उसे गर्मापूर्ण मरने का भी अधिकार होना चाहिए, केवल गर्मापूर्ण जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति के लौकिक अलौकिक स्वरूप में भी आपको जीवन का अधिकार 21 को शामिल कर लिया गया कि भाई मरने के समय भी उसे उस स्थिति में रहने दो जहां उसका मौत गर्मापूर्ण हो, उसे उस संदर्भ में किसी भी रूप से क्या होता है, अपने मौत के समय उसे किसी प्रकार का नेगेटिव थॉट लेके वो ना जाए। इस रूप से समझिएगा कि जब हम गर्मापूर्ण मूर्ति की बात करते हैं तो लौकिक अलौकिक संदर्भ को भी शामिल कर लेता है। तो आर्टिकल 21 केवल हमारे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तक ही सीमित नहीं रहता, हमारे रिचुअल तक पहुंच जाता है, जहां पर आपको समझना होगा कि हम सारे परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 21 के परिप्रेक्ष्य को समझेंगे। अब इसके अतिरिक्त मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार, जो अभी डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ 2026 का मामला था, जो जनवरी में दिया गया, हालांकि 2024 से
ये मामला चल रहा था, 2026 में फिर इसको पूर्ण विचार के लिए आया, ये सब मामला था। अब ध्यान रखिएगा, इस दौरान महामारी के दौरान, महिलाओं के महामारी के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता का मामला है, अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमापूर्ण के अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी, और राज्य को जो सार्वजनिक संस्थाएं, जो निजी संस्थाएं, सबको यह जवाबदेही तय की गई कि आप इनके लिए क्या करोगे, उचित कदम उठाओगे। तो यह समझना है कि हम व्यक्ति विशेष के आधार पर भी महिलाओं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जहां कोई बातें नहीं हो पाती थी उस स्वरूप में हम बात कर रहे हैं। तो यह समझना कि यह किस रूप से अधिकारों का विस्तृत कर दिया, विधायिका के संदर्भ में, कार्यपालिका दायित्व के संदर्भ में, न्यायपालिका स्थिति के संदर्भ में, यह सारी चीजों को समझ के आगे बढ़िएगा। और यह जरूर ये सब सारे वाद को लिखने की कोशिश कीजिएगा, केस का नाम भी लिखने का। अगर लिख देते हैं तो क्या होगा, बहुत अच्छा अंक आपको प्राप्त होगा। अगर शॉर्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ तो ध्यान के चलिए, आपको 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आया, अगर इस तरीके व्याख्या करते तो मान के चलिए आपको 5 से 6 के बीच नंबर जरूर मिलेंगे, पर लिख नहीं पाते। जो कॉपी मैंने 70 का रिव्यू किया था उसमें यही सब कमियां आप लोगों की थी कि आप गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार जानते, आजीविका का अधिकार जानते, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जानते, पर किस वाद में यह आया यह नहीं जानते। कुछ मोटे तौर पर आपको 20 से 25 वाद याद रखने हैं, जहां पूरे पॉलिटी में वो कहीं ना कहीं चर्चा में आएगा। तो आप इन सब सारे वादों को एक जगह कहीं शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, उसका संदर्भ क्या था उसका एक बार रिवीजन करते रहिए, हर वीक में एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आप इस तरीके से कर लेते आपका उत्तर बहुत अच्छा आ जाएगा। जहां शॉर्ट क्वेश्चन में 8 में 5 से 7 देगा, वही 38 नंबर वाले क्वेश्चन में मान के चलिए आपको 22 से 23, 24, 25 तक नंबर दिया जा सकता है, अगर आप इस तरीके से व्याख्या कीजिएगा। तो व्याख्या नहीं होता है तभी जाके नंबर आपको कम मिलते हैं, सीधा सा अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके निष्कर्ष के तौर पर। निष्कर्ष में भी हमने 3 पॉइंट दिया जिसको आप लोग अपने निष्कर्ष में शामिल कर सकते हैं। अगर शॉर्ट प्रश्न पूछा है तो इसी में से कुछ क्लिप्स निकाल लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आया तो इसको समीक्षा के तौर पर लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम पूरी व्याख्या देख लेते हैं तो 3 शब्दों की बात होती है, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं हमारे मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 21 न्यायिक व्याख्याओं ने इसे क्या किया है कि इसे मात्र जीवित रहने के अधिकार से आगे बढ़ाकर गरिमापूर्ण, सुरक्षित, स्वच्छ और स्वतंत्र जीवन के अधिकार के परिवर्तित कर दिया, जो कि आपको जो 50 का वाद था, उस वाद जो पहले संकुचित विचारधारा था वो केवल यह बोलता था कि व्यक्ति को जीवित रहने के अधिकार होने चाहिए, पर वो जैसे ही न्याय की व्याख्या 1978 के बाद चीजें बदलती हैं तो यह क्या कर देता है, संविधानवाद के परिप्रेक्ष्य में गरिमापूर्ण जीवन के साथ सारी चीजों को जोड़ने लगता है। जहां पर हम लौकिक अलौकिक की बात करते हैं, रिचुअल्स के साथ जोड़ देते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों के साथ हम अंतर संबंध कर देते हैं। तो किसी भी रूप में आर्टिकल 21 का हनन नहीं होना चाहिए, उसका संविधानवाद के परिप्रेक्ष्य में लगातार सकारात्मक बदलाव की बात कर देता है। वहीं इसी प्रकार भारतीय संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और राज्य की शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करने वाली स्थिति को ला देता है, जहां पर केवल यह सकारात्मक बदलाव की बात कर रहा है। वहीं पर ध्यान रखें, प्रगतिशील न्यायिक व्याख्याओं ने इसे संविधान का सबसे जीवंत और गतिशील प्रावधान बना दिया। तो आप आने वाले समयों में यह मान के चलिए, यहां से प्रश्न एक पूछ सकता है, क्या आर्टिकल 21 मिनी संविधान के तौर पर विस्तृत हो रहा है? क्योंकि पूरा संविधान का अगर व्याख्या में देखना है कहीं एक अनुच्छेद में, तो आप आर्टिकल 21 में जाके देख सकते हैं, जिसमें मौलिक अधिकारों की क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा व्यक्ति विशेष बातें हो रही होंगी। तो पूरे संविधान सम्मत आपको बात हो रही होगी। अब यहाँ ध्यान रखिए, न्यायालय ने इसे जीवंत रहने के लिए सीमित न रखकर गरिमा, निष्ठा, शिक्षा, आजीविका, पर्यावरण से जोड़कर बातें करता है। वहीं पर ध्यान रखिए, स्वास्थ्य से लेकर विभिन्न आयामों को जोड़ दिया, जो 2026 का मामला है। तो यह मानवाधिकार संरक्षण का सशक्त उपकरण बन के उभरा है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे किस अनुच्छेद में मानवाधिकार सम्मत आपको उपकरण के तौर पर दिखा है, तो आर्टिकल 21 की चर्चा आप करिएगा। अब ध्यान रखिए क्यों है, अभी मैंने सारी बातें बता दी, क्योंकि व्यक्ति विशेष को कैसे जीवन उसके मानवाधिकार से संबंधित संरक्षित कर रहा हूं, कैसे कौन कौन से अधिकार जो मानवाधिकार, मानव के व्यक्तिगत अधिकार को और भी विस्तृत कर रहा है। तो आप इन सारे संदर्भों को बताकर लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छे से उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा, कंक्लूड टू द पॉइंट बात कीजिएगा, आर्टिकल और आर्टिकल के साथ, वाद के साथ, मामलों के साथ, ताकि आपका उत्तर सबसे बेहतर हो। केवल सतही ज्ञान लेकर उतरिए नहीं, तो आप लिस्ट में केवल नीचे से शामिल होइए, फिर अगले साल उसी मैराथन में दौड़ना होगा जहां पर फिर बच्चे सबसे अच्छे पोस्ट एसडीएम, डीएसपी के लिए अपना
पद सुनिश्चित करना चाहते हैं तो एक बार अच्छे से प्रयास कर लीजिए हम लोग के साथ और अच्छे से उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अच्छे अंक लाने का भी प्रयास कीजिएगा। तो ये सीरीज चल रहा है, आप इससे जरूर जुड़ जाइए सृजन 2.0 के तहत। यह सबसे अधिक अंक प्राप्त जो आप 71वीं के बच्चे होंगे जो इस बार मेंस देंगे या 72वीं जो आने वाले समय में देंगे, आप दोनों इससे जुड़ सकते हैं। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रश्न की प्रकृति की समझ नहीं विकसित करनी है, निर्धारित समय में बेहतर उत्तर लेखन एक कला के तौर पर है। तो इस कला को विकसित करने में सृजन 2.0 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आप इसे अपने उत्तर में कहीं भी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर या किसी अन्य के प्लेटफॉर्म पर जाके इसका प्रयोग कीजिएगा, वहाँ के मेंटर आपको सबसे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मैं जिस टॉप इंस्टीट्यूट से निकल कर आया हूँ, चीज़ें वहाँ पर काम करके आया हूँ, वहाँ भी लिख के आइएगा, आप देखिएगा वहाँ के मेंटर आपको स्पेशली बुलाकर आपके कॉपी को रिव्यू करेंगे और आपके बारे में बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को कर पा रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा इसमें लगभग हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न बीपीएससी मेंस पीवाईक्यू का विश्लेषण करेंगे। इससे बाहर आपका क्वेश्चन होगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन की मात्रा सीमित है। बस व्याख्याएं हम ऐसे कर देंगे जहां पर कुछ कुछ पॉइंट आप ऐड कर दीजिएगा तो आपको जो औसतन अभी लॉन्ग क्वेश्चन में 17-18 मिल रहा है, 18 मिल रहा है, विश्वास मान के चलिए आपको वो 22, 23, 24, 25 वाले सीरीज में लाके रख देगा। और बेहतर तरीके से प्रस्तुतिकरण करना शुरू कर दीजिए तो ये अंक और भी बढ़ सकता है क्योंकि कॉपियों में उस प्रकार से लिखा ही नहीं जाता जो आपको एग्जाम में कॉपी में नंबर दे। सीधा सा अर्थ समझिएगा, अगर आप इस क्वालिटी के सारे प्रश्न लिख के आके तो सोच के देखिए आप रैंकर बनेंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान रखिए टू दी पॉइंट अप्रोच में हम लोग बात करेंगे और सभी विश्लेषण प्रश्नों का A4 साइज पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो 499 का पेड करना, आपको लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहां से जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, दिए गए नंबर से कॉल कर लीजिएगा तो आप हमें जरूर गाइड कीजिए। इसके अतिरिक्त हम लोग क्या करेंगे, इसमें गूगल मीट हम लोग क्या करते हैं, गूगल मीट हम लोग आयोजित कराते हैं ताकि 2 वे कम्युनिकेशन हम लोग बना सकें अभ्यर्थियों के साथ। लगातार हम लोग बात करते हैं ताकि जो एक वीक का क्लासेज हो जाएगा उसमें 2 शिफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, गूगल मीट करेंगे ताकि आप जो कन्फ्यूजन आप पढ़ने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद, A4 पीडीएफ लेने के बाद, प्रिंट कराने के बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम लोग गूगल मीट में सारी चीज़ों को कंक्लूड कर लेंगे। तो ये मात्र 499 में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो बिल्कुल आप जुड़ेंगे, नहीं तो औसतन आप तो चल ही रहे हैं जैसे आपकी मर्जी हो। इसके अतिरिक्त हम लोग 72 के लिए 90 डे का प्रीलिम्स के लिए होमवर्क सीरीज ला रहे हैं। यह होली के बाद स्टार्ट हो जाएगा तो इस पर जल्दी नज़र बना कर रखिएगा। साथ ही साथ निरंतर सीरीज जो 72वीं के बच्चे हैं उनके लिए यह सीरीज है तो आप इससे जुड़ सकते हैं। यह क्लासेस चल रही है, इसमें विस्तृत लाभ ले सकते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्रीलिम्स के स्तर पर, मेंस के स्तर पर या इंटरव्यू के स्तर पर, दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। किसी बैच से ज्वाइन करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने आप को बेहतर उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।